I got a kid, so I'm okay with the car and I'm नमस्कार जी, मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह यादव। आज अपनी रेंज रोवर इवोक जो कि 2017 मॉडल है, इसका एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करूंगा। इस गाड़ी को लेने के बाद मैं अब तक 59,349 किलोमीटर चला चुका हूं और ये डीजल वेरिएंट है। इसमें पिछले 4.5 वर्षों से ज्यादा के समय में मैंने क्या क्या इसमें कमियां महसूस की, क्या क्या खूबियां महसूस की और मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस इस गाड़ी का कैसा रहा। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि ये उत्तम गाड़ी है जिसको लेने के बारे में निश्चिंत होकर फैसला लिया जा सकता है। 0 मेंटेनेंस कार्स हैं। अब तक जितने समय से मैं इसको चला रहा हूं, आज तक कहीं भी ये ब्रेकडाउन नहीं हुई है, ना ही मुझे किसी टेक्निकल कंप्लेंट का सामना करना पड़ा है। कहीं भी गाड़ी ने आज तक धोखा नहीं दिया। जो भी दर्शक मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि अगर कोई इस रेंज में जाना चाहता है तो मर्सिडीज, BMW, ऑडी सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी गाड़ी है, रोड प्रेजेंस बहुत अच्छी है, लोग अलग से पूछते हैं, छोटे से छोटा बच्चा भी निकलता है तो वो कह के जाता है रेंज रोवर खड़ी है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले वीडियो में भी कही थी, देश का पैसा देश में ही रहता है। सबसे अच्छी बात हो, जब रतन टाटा जैसे परोपकारी हमारे देश में हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनकी मदद करें या हमसे जो भी थोड़ा सहयोग बन सकता है उनके लिए करें। वो यही है कि हम टाटा ग्रुप की गाड़ियां खरीदे जी, जिसका जैसा बजट हो वैसी गाड़ी खरीदे टाटा ग्रुप की और महिंद्रा ग्रुप की। ये हमारे लिए सबसे अच्छा रहेगा। सिटी में मेरे को ये 14 की माइलेज खूब आराम से देती है, 14-15 हाईवे पर जब इसको मैं क्रूज कंट्रोल पे चलाता हूँ 90 से 100-110 के बीच में, तो ये 3.5 लीटर प्रति 100 किलोमीटर ले। 7 लीटर 7.4, 7.2, 6.8 ये नॉर्मल कंजम्पशन है इसकी। सर्दियों में 6.8 हो जाती है, गर्मियों में 7.2 पर 100 किलोमीटर। स्पोर्ट्स मोड में तो फिर माइलेज नहीं देखी जाती। अगर हम हाईवे की बात करें तो हाईवे पे आ जाती होगी 15 और लोकल में तो स्पोर्ट्स मोड में हम चला ही नहीं सकते। हर 13,000 किलोमीटर पर सर्विस होती है और सर्विस कॉस्ट तकरीबन 30 से 40,000 प्रति सर्विस आती है। ये थोड़ी सी कम मेरी इसलिए क्योंकि मैंने जब ये गाड़ी ली तो 50% डिस्काउंट था 5 साल के लिए सर्विस पैकेज पर। अदरवाइज सर्विस कॉस्ट इसकी 70 से 80,000 है। क्या क्या कवर करते हैं वो सर्विस में, जो शेड्यूल सर्विस है आपकी? शेड्यूल सर्विस में लेबर चार्जेस आ गए जी, ऑयल एंड फिल्टर्स, ब्रेक पैड्स उसमें कवर नहीं करते हैं, ये ब्रेक फ्लूइड भी कवर नहीं करते हैं। एसी फिल्टर, डीजल फिल्टर, ऑयल फिल्टर और सर्विस चार्जेस उन सब पे 50% डिस्काउंट देते हैं। तो इनकी क्या सर्विस ऑन डिमांड होती है कि जैसे BMW और दूसरी गाड़ियों की कंप्यूटर बताता है सर्विस करवा लो? सर्विस बिल्कुल जैसे ये 12,800 का एक इंटरवल आ जाता है तो सर्विस रिक्वायर्ड आ जाता है कि इन दिस मच किलोमीटर इन दिस मच टाइम। बोथ वेज बताती है ये कि एक साल में एक बार सर्विस होनी चाहिए। 365 दिन होने को आएंगे तो भी बताएगी, 13,000 किलोमीटर होने को आएंगे तो भी बताएगी। इनफैक्ट मेरे पास पजेरो स्पोर्ट भी है, महिंद्रा भी है, थार भी है, फॉक्सवैगन की भी गाड़ियां हैं। फॉक्सवैगन की एमओ की सर्विस और इसकी सर्विस ऑलमोस्ट सेम पड़ जाती है। बेस्ट पार्ट टाटा का मेरे को ये लगा कि ये लोग अगर सपोज फ्रंट पैड्स आपके खराब हैं तो फ्रंट के बदलेंगे। मर्सिडीज या ऑडी की तरह नहीं है कि पूरा सेट 4 का ही लेना पड़ेगा। तो बोल देते हैं सर 2 की रिक्वायरमेंट, 2 अभी इतना और चलेंगे, तो जबरदस्ती पॉकेट पे खर्चा नहीं डालते। सर्विस का इतना जरूर है, सर्विस अगर इन्होंने बोल दिया कि 3 दिन में होगी तो 3 दिन में होगी, 1 दिन में होगी तो 1 दिन में होगी, उसमें कोई लटकाने वाली बात किसी प्रकार की भी नहीं होती। इंजन वाइज, मेंटेनेंस वाइज तो पॉकेट पे बिल्कुल भी भारी नहीं पड़ती है, बिल्कुल ही अब अफोर्डेबल कह सकते हो। वारंटी का एक्सपीरियंस? वारंटी में मेरे बहुत ज्यादा इनके साथ क्लेम के इश्यूज नहीं रहे। सनवाइजर का एक बार ग्रिप कम हो गई थी तो उन्होंने तुरंत बदल दिया। बैटरी रिप्लेसमेंट हुआ है। डोर लॉक और हिंजेस, पिछले दोनों डोर मेरी गाड़ी के बहुत कम खुलते हैं तो वो कई महीने नहीं खुल पाते, तो वो रस्टी हो गए थे तो उन्होंने जाते ही चेंज कर दी और बोला कि सर वैसे चाहे ड्राइवर हो तो उसको बोल दिया करो, खोल लिया करेगा रोज एक बार। मैं ड्राइवर नहीं हुई, मैं तो खुद ही चलाता हूँ। तो बोले सर हफ्ते में एक बार तो कम से कम सारे दरवाजे जरूर खोल लिया करो, आप 2-4 बार खोल के बंद कर दिया करो। अगर पीछे कोई नहीं भी बैठता कम से कम, जिससे ये एक तरीके रस्टी कह लो आप, ये यूज में नहीं आ रहे तो जाम हो गए थे, तो वो उन्होंने जाते ही बदल दिया था कि ठीक है सर जो आवाज आ रही है वो चेंज होगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो बोले मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट नहीं, यूज ना होने के कारण वो हल्की माड़ी ये कंसोल में आवाज बनी है जो आप सुन सकते हैं। इसके अलावा पूरी गाड़ी में कहीं कोई भी कैसी भी आवाज नहीं है। ये कंसोल में आवाज कैसे आ गई आपके हिसाब से, क्यों आई होगी? इसका मैंने उन लोगों से पूछा था भाई ये कट की आवाज क्यों आती है, तो उन्होंने इसका रीजन बताया कि जो गियर नॉब है ये फिक्स है जी इसमें,
तो इसके फिक्स होने के कारण जो प्लास्टिक नॉइज है ये आ जाती है। कुछ समय के बाद प्लास्टिक जो पार्ट है वो थोड़े से घिस जाते हैं। तो ये एक कमी तो इसमें आई है। सीट फैब्रिक फ्रंट टू का जो लेदराइट है, लेदर सीट्स ये लोग बोलते हैं, वो थोड़ी सी उसमें रिंकल्स पड़े हैं जो कि समय के हिसाब से पड़ जाते हैं। आप 60,000 किलोमीटर चला रहे हो तो 600, 700, 800 बार तो इसमें से उतरे होगे, निकले होगे। तो वो जो एक बैठने के पोस्चर के कारण जो है वो है। पीछे की सीट्स में नहीं है क्योंकि पीछे की यूज ही नहीं होती है। बाकी और जो भी लेदर अपहोल्स्ट्री, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ना ही ऊपर के ट्रिम में ना साइड्स में। अगर गाड़ी की उम्र के हिसाब से देखें तो कुछ प्लास्टिक आइटम फेड हुए हैं, ये आप दोनों देख सकते हो। कलर उतना ग्लॉसी नहीं रहा क्योंकि हमने एक तो डिटेलिंग भी नहीं कराई है और एक गाड़ी पूरे दिन धूप में ही खड़ी रहती है। सर्दी में भी सर्दी झेलती है, गर्मी में गर्मी झेलती है, बारिश में बारिश झेलती है। और ना ही मैंने आज तक गाड़ी को एक भी दिन कवर किया। जो बॉडी कवर इन्होंने दिया था वो कभी समय, क्योंकि इवन 5 साल के अंतराल में एसी की गैस भी एक बार भी नहीं भरवाई गई है जी। वाइपर्स भी चेंज नहीं हुए अभी तक इसके जी। अगले दोनों वाइपर और पिछले वाइपर कोई चेंज नहीं हुआ है, कोई बल्ब फ्यूज नहीं हुआ है अभी तक। इंडिकेटर का भी। इसके अलावा इसकी कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ प्रॉब्लम, बिकॉज इस गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक्स तो बहुत है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं आई जी आज तक किसी भी प्रकार की। नॉट इवन जो हम ब्लिंकर की बात कर ले, नॉर्मल सी चीज होती है, ब्लिंकर में भी कोई दिक्कत नहीं आई। पार्किंग सेंसर आज तक बिल्कुल वैसे ही वर्किंग है जैसे थे पहले। रिवर्स पार्किंग कैमरा बिल्कुल उसी क्लैरिटी के साथ एकदम ही बढ़िया है आज तक। सीट के जो एर्गोनॉमिक्स होते हैं उनमें कहीं कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट मेरे तो कई दोस्त जो अब बैठ रहे हैं, जो शुरू में बैठे थे, बोले तुमने चलाई भी है, नहीं चलाई है तो यूं क्यों पड़ी है। डैशबोर्ड के फैब्रिक में कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। कोई इवन हैंड स्टिच्ड है, कहीं कोई धागा ऐसा नहीं है कि जो खुला हो। किसी भी प्रकार की 1% भी कोई क्वालिटी में मेरे को लगता नहीं कि टाटा ने इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है। जो फंक्शंस मुझे उस वक्त बताए गए थे गाड़ी में, ये फंक्शन है फला 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 फला, वो फंक्शन सारे के सारे आज भी यथावत है। इवन इसका जो स्टेपनी टायर है वो भी आज तक यूज नहीं हुआ है। बेबी टायर वो भी एज इट इज है, वो डिफ्लेटेड ही पड़ा है, उसको इन्फ्लेट करने की जरूरत नहीं पड़ी आज तक। डिफ्लेट क्यों करके रखा हुआ है? नॉर्मली लोग तो हवा भर के रखते हैं। स्पेस कम लेता है जी, जरूरत भी नहीं पड़ी कभी। और आजकल हाईवे पे कुछ हो भी जाए तो रन फ्लैट टायर्स हैं जी, तो 60-70 किलोमीटर वैसे भी निकाल देते हैं अनटिल अनलेस कोई बड़ा इकट्ठा हो तो। रियर व्यू मिरर साइड वाले आप उधर के देखना, इनका जो भी कलर है, खूब खरोंचे लगी हुई हैं आसपास में, टहनियों की, पेड़ों की लग जाती हैं, पर कोई किसी प्रकार की कलर में कोई कमी नहीं है और ना ही क्वालिटी। ब्रेक पैड्स एक बार चेंज हुए हैं 40,000 पर, वो भी अभी 70,000 75,000 पे दोबारा होंगे। ब्रेक पैड्स का खर्चा तो 20,000 था जी। ब्रेक फ्लूइड टॉप अप होता है, वो हर सर्विस पर होता है। ब्रेक फ्लूइड की कंजम्पशन भी ऑलमोस्ट नील ही है। अभी तक मैंने 60,000 में एक बार टॉप अप कराया बस। और क्या कॉस्ट लगी होगी कुछ अंदाजन उसका मुश्किल से उन्होंने मेरे को टॉप अप के 1800 या 2,000 रुपए लिए थे जी। वो भी ऑलमोस्ट बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट है, क्योंकि पिकअप ज्यादा है, बॉडी काफी इसकी हैवी वेट गाड़ी है, तो टायर्स थोड़ा सा, और गाड़ियों में अगर 50,000 चलते हैं तो इसमें वो वियर टियर ज्यादा है। 30 से 40,000 में टायर चले जाते हैं। टायर्स में चिपिंग आ जाती है जिसको आप चला भी सकते हो, लेकिन मुझे लगा कि क्यों हम अपने साथ रिस्क लिया जाए और अपने साथ बैठने वालों के साथ रिस्क लिया जाए, इसलिए मैंने 40,000 से पहले ही चेंज करा दिया। और टायर्स एक 25,000 रुपए का एक टायर जी। रिमोट जो की है इसका एक बार सेल डला है, उसको उन्होंने 800 रुपए लिए थे, तो उस लिहाज से मेरी जेब पर बिल्कुल भी महंगी नहीं पड़ी है। और मुझे 60,000, हालांकि मेरे जो दोस्त हैं जिनके पास बड़ी गाड़ियों कहते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा चला दी है। 5 साल के हिसाब से 5 साल होते आ रहे हैं, 65,000 चल जाएगी। वो कहते हैं 5 साल में ये बड़ी कारें तो मुश्किल से 15-20,000 30,000 ही चलनी चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है गाड़ी लिए तो चलाने के लिए, घर खड़ी करने के लिए तो ली नहीं, तो इसको चलाओ, और जितना ज्यादा चलाओगे, सेफ गाड़ी में चलोगे, अच्छी गाड़ी में चलोगे, आपको उतना ही आपके लिए अच्छा है। अब ये वाला मॉडल बहुत महंगा हो गया, मुझे भी लगता है कि ओवर प्राइस है। अब ये 70 लाख एक्स शोरूम है, और जब मैंने ली थी तब ये 50 लाख एक्स शोरूम थी। तो वो चीज एक मुझे भी पिंच होती कि 20 लाख का इन्होंने इस गाड़ी में ऐसा क्या अपग्रेड कर दिया कि ये सीधी कीमत इतनी बढ़ गई। तो 80 लाख रुपए ऑन रोड के हिसाब से मुझे अभी गाड़ी महंगी लगती है, पर बात फीचर्स की जाए, राइड क्वालिटी की जाए, हैंडलिंग की जाए, रोड प्रेजेंस की जाए, तो उस हिसाब से 80 लाख रुपए
वर्थ हैं इसके। तो आपको लगता है कि उन्होंने उतनी वैल्यू ऐड कर दी है इस गाड़ी में? वो बोलते हैं कि हमने मॉडल ही बिल्कुल चेंज कर दिया है। अभी टाटा वाले बोलते हैं हमने मॉडल भी पूरा चेंज किया है, जनरेशन चेंज जिसको ये लोग बोलते हैं ऑटोमोबाइल वाली लाइन में। जनरेशन इंजन सेम है दोनों, बॉडी लाइन में पूरा जनरेशन चेंज है। और यूरो 6 के बाद उन लोगों का कहना है कि खर्चे का कंपनियों के काफी बढ़ गए हैं, तो जो कस्टमर को एंड ऑफ द डे बियर करने पड़ेंगे, तो वो भी एक रीजन। और दूसरा एक ये है कि जी कोविड के बाद वो सेमीकंडक्टर की जो शॉर्टेज है उसका भी कंपनियां फायदा उठा रही हैं। कस्टमर उतने ही हैं, माल तैयार नहीं है, तो कीमत भी बढ़ाओ, डिस्काउंट भी कम करो। या डिस्काउंट दो ही मतलब तो है ही नहीं जो डिस्काउंट। ब्रांड जी, सबसे पहले तो रेंज रोवर ब्रांड अपने देश का ब्रांड है। दूसरी बात, तीसरी बात पॉकेट फ्रेंडली है जी डीजल में जो मेरे पास है। बुराई है जो कह सकते हो, लोग ये कहते हैं कि इतने पैसे लगा दिए फिर भी छोटी सी लेकर घूम रहे हो। दूसरा, जो कंसोल नॉइज जो आई है इसमें डेवलप हुई वो नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि वो इरिटेटिंग है। और तीसरा जो है इसमें ग्लास रूफ है, तो गर्मी में ठंडा होने में बहुत टाइम लेती है। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अगर हमारा रिव्यू पसंद आया हो तो एक बार लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा अगर आपको ठीक लगे।